अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम अपने वीलॉग्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये वीलॉग्स का सिलसिला पाकिस्तान के स्पेशली और दुनिया के जनरली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ को उजागर करने, उनके सॉल्यूशंस की तरफ देखने के लिए ये सिलसिला स्टार्ट किया गया था। और आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ वो है पाकिस्तान का करंट इकोनॉमिक क्राइसिस। इसकी वजूहात क्या क्या हैं और इसकी शेप्स क्या क्या हैं, आम आवाम पर यानी हम पर इसका कैसे असर हो रहा है और इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। लेकिन पहले इस टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि उन्हें हर नई आने वाली वीडियो अपने वक्त पर मिले। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि पाकिस्तान का करंट इकोनॉमिक क्राइसिस। मैं अगर उर्दू का वर्ड इसके लिए यूज़ करूं कि भुरकस निकलना, तो पाकिस्तान के अवाम का हकीकी मानों में भुरकस इस पर निकल चुका है। डॉलर का रेट 260 रुपये ओपन मार्केट में चल रहा है इस वक्त, और वैसे गवर्नमेंट के लेवल पे इसका रेट 230 या 35 रुपये के लगभग चल रहा है, क्योंकि खुली निशानी है कि पाकिस्तान इस वक्त गंभीर मुआशी मुश्किल का शिकार है। करंट इकोनॉमिक क्राइसिस की जो मेन रीज़न है जहाँ से ये निकल रहा है, स्टेम हो रहा है, वो है पाकिस्तान में डॉलर का क्राइसिस। पाकिस्तान में डॉलर इस वक्त नहीं है। 5 बिलियन डॉलर के लगभग हमारे टोटल एसेट्स रह गए हैं, जो कि इसीलिए बहुत कम नीचे आ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने डॉलर के बाहर जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। यानी कि जो लेजिटिमेट रास्ते हैं जिनके बगैर पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं चल सकती वो भी बंद कर दिए हैं। एलसीज बंद कर दिए हैं। कोई चीज़ अब आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। और जो इकोनॉमिक माहिरीन हैं वो ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान की कंज्यूमर बेस्ड इकॉनमी है। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो कंजम्पशन बेस्ड है। हम इंपोर्ट्स करते हैं तो हमारी इकॉनमी चलती है। इसमें बहुत सारी खाने पीने की अशियाँ और तकरीबन कमोबेश हर इस्तेमाल की चीज़ या तो बाहर से आती है या उनका रॉ मटीरियल बाहर से आता है। तो एलसीज बंद होने की वजह से पाकिस्तान के तकरीबन तमाम जो बिजनेसेस हैं, तमाम अशिया हैं, उनके ऊपर इस वक्त उसका नेगेटिव असर गया। फॉर एग्जांपल डायपर्स की आप एग्जांपल ले लें, जो बच्चों के लिए यूज़ होता है डायपर। ऑल्दो के पाकिस्तान में उसकी इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, लेकिन उसका सारा रॉ मटेरियल बाहर से आता है। रॉ मटेरियल आ नहीं रहा, डायपर्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं और इनका रेट अच्छा खासा ऊपर जा चुका है। तो जो मेन रीज़न है वो है डॉलर का क्राइसिस, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हर चीज़ के ऊपर उसका असर गया। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, बिजली की कीमत बढ़ गई है, और जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा करती हैं। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होगा तो, और ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है फ्यूल, तो जाहिर सी बात ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ती है, तो उसकी वजह से चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपकी जो कल्चरल प्रोडक्शन है, ये प्रोड्यूस है, उसमें भी इन सारी वजूहात की वजह से उसकी प्राइस में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। तो उसकी जो मेन रीज़न है इस क्राइसिस की, वो मेन रीज़न आपके डॉलर का क्राइसिस है। अच्छा, ये अब हम ये देखते हैं कि इसके अलावा भी चंद छोटी छोटी वजूहात हैं जिसका हम बीच में जिक्र करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस की शेप्स क्या क्या हैं। शेप्स बिल्कुल हमारे सामने मौजूद हैं, मतलब हमारी रोज़मर्रा यूज़ करने की अशिया। फॉर एग्जांपल चिकन ले लें। चिकन इस वक्त 600 रुपये प्लस में पर केजी में फ़रोख्त हो रहा है मार्केट में, और अब से हम पीछे चंद दिन पीछे चले जाएँ तो उसकी प्राइस शायद 300 रुपये थी, 280 रुपये, 270 रुपये, 300 रुपये, यही प्राइस चल रही। उसकी मेन रीज़न क्या है? आपकी एलसीज बंद हो चुकी हैं। जो पोल्ट्री की सनत में जो फीड प्रोड्यूस करने के लिए जो एक रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो है सोयाबीन का सीड, सोयाबीन का बीज। अब सोयाबीन का बीज सारा बाहर से इंपोर्ट होता है, यानी बाहर के ममालिक से इंपोर्ट होता है। मतलब बड़ी हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, लेकिन यहाँ पे सोयाबीन का बीज काश्त नहीं होता, वो हमें सारा बाहर से मंगवाना पड़ता है। खैर, ये हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे। तो सोयाबीन के बीज की इंपोर्ट बंद हो चुकी है। पाकिस्तान की मेजर 7 से 8 या 10 इंडस्ट्रीज़ होंगी जो कि पोल्ट्री की फीड तैयार करती हैं। अब उनमें से शायद 3 या 4 इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इस वक्त फीड तैयार कर रही हैं। उसकी वजह से हुआ क्या? उसकी वजह से ये हुआ कि आपका जो फीड की कीमत थी वो डबल हो गई। यानी कि सबसे पहला असर उसका फीड की कीमत के ऊपर गया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। आपकी जो उनके पास स्टॉक होगा सोयाबीन का, या जैसे भी वो इस वक्त प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ 3 से 4 आपकी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं फीड, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई।
उसकी वजह से रेट उसका जहाँ 3,3200 में आपको 40 kg का थैला मिलता था फीड का, पोल्ट्री की फीड का, वो इस वक्त 6,6500 पे जा चुका है। तो एक काम तो ये हुआ कि आपकी जो फीड की कीमत है वो बढ़ गई, यानी कि जो मुर्गी को पालने की जो कीमत थी वो अच्छी खासी बढ़ गई, तकरीबन डबल पे चली गई। और दूसरा काम जो हुआ ये हुआ कि जी कि चूँकि पोल्ट्री की सनत में एक क्रैश होने के करीब है, पोल्ट्री की सनत क्राइसिस वाज़े है, और ये बड़ी बड़ी डेलिकेट किस्म की ये फील्ड समझी जाती है जिसमें रिस्क का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे लोग जो कि पोल्ट्री फार्म में चूज़ा पालते थे, मुर्गियाँ पालते थे, वो इस साल चूज़ा नहीं पाल रहे। अब सीधा बिजनेसेस, सीधा कंपनीज जो हैं वो इसमें मुर्गियाँ पाल रही हैं। तो डिमांड तो उसी तरह है, हम 22 करोड़ आवाम तकरीबन हर तबका, पाकिस्तान का हर तबका ही चिकन उसकी खुराक का हिस्सा है, तो डिमांड तो वहीं पे मौजूद है, लेकिन सप्लाई कम होगी। एक तो सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड और सप्लाई के जो फोर्सेस, इकोनॉमिक का फिनोमिना है कि डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो हमेशा रेट ऊपर जाता है। तो इकोनॉमिक फिनोमिना के मुताबिक डिमांड ज़्यादा उसी तरह मौजूद है, सप्लाई आपकी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। दूसरी तरफ जो ऑलरेडी सप्लाई मौजूद है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। अपना उसकी फीड की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होने की वजह से, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुर्गी की ज़्यादा हो चुकी है और मुर्गी की जो सप्लाई है वो कम हो चुकी है। तो इन दोनों चीज़ों ने उसका इम्पैक्ट ये डाला कि उसका बहुत ज़्यादा जो है वो प्राइस ऊपर चली गई है, आम बंदे की, आम इंसान की पहुंच से उसकी प्राइस बाहर हो चुकी है। दूसरी चीज़ जो है वो आपके इकोनॉमिक क्राइसिस की, वो आपके आटे का बहरान है। अब आटे के बहरान की दो वजूहत हैं मेन। एक तो ये कि पिछले साल 2022 में हमें बड़े खौफनाक किस्म के हमें सैलाब का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाके, सिंध के स्पेशली बहुत सारे इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। वहाँ पे इस साल जो गंदम की प्रोडक्शन है वो नहीं हुई, यानी कि जब अप्रैल में गंदम कटेगी, सिंध में शायद वो मार्च में कटना शुरू हो जाती है, तो वो उसमें सिंध अपना हिस्सा नहीं डालेगा। पंजाब में भी बहुत से इलाकों में सैलाब की वजह से गंदम की प्रोडक्शन नहीं हुई। अब इस सूरत हाल को देखते हुए जो होर्डिंग माफिया है, जो स्टॉक माफिया है, वो हरकत में आया। उन्होंने स्टॉक कर लिया और अब वो थोड़ा थोड़ा करके आटा गंदम निकाल रहे हैं मार्केट में, जिसकी वजह से उसकी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। इस वक्त 160 रुपये kg मार्केट में, 160 रुपये पर किलो आटा मार्केट में मिल रहा है, जो कि अब से कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा हम पीछे जाएँ तो वो शायद 35-40 रुपये पर kg के हिसाब से आटा मिला करता था। तो एक ऐसी चीज़ जो कि हमारी खुराक का में ऑक्सीजन का रोल प्ले करती है। आटे के बगैर पाकिस्तान में खाना पीना वैसे ही तसव्वुर नहीं किया जाता, और गरीब का तो सबसे बड़ा आसरा ही आटा होता है। वो मार्केट में से बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है और गरीब की पहुँच स्पेशली वो तकरीबन बाहर हो चुका है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें आटे के बहरान में ये भी है कि क्योंकि डॉलर्स नहीं है, अगर हम यहाँ पे आटे के बहरान को कम करने के लिए गंदम बाहर से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास उसके लिए ऑलरेडी उसके लिए डॉलर्स नहीं है, तो हम फ़िलहाल वो भी इंपोर्ट नहीं कर सकते जब तक कि डॉलर का कोई बंदोबस्त नहीं होता। तो आने वाले टाइम में खदशा यही है कि आटे की कीमत में मज़ीद इजाफा होगा। तीसरी चीज़, वो भी आटे और चिकन की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है चावल का बहरान। चावल के बहरान की भी जो मेन रीज़न है वो आपके जो 2022 के सैलाब आए हैं वो उसकी मेन रीज़न है। सैलाब की वजह से बहुत सारे इलाकों में चावल की काश्त हुई नहीं, तो चावल की काश्त फिर लिमिटेड इलाकों में हुई है। चावल की चूँकि सप्लाई कम हो गई है, डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से प्राइस बढ़ गई। लेकिन उसमें जो मेन रोल प्ले किया वाकई होर्डिंग और स्टॉक माफिया ने किया। उन्होंने चावल रोक लिया, चावल थोड़ा वो मार्केट में निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से उसका कीमत ऊपर से ऊपर जा रही है। मैं बल्कि कल ही एक ग्रोसरी स्टोर में चावल की कीमत देख रहा था, तो बकौल ग्रोसरी स्टोर के मालिक के चावल की कीमत 320 रुपये पर kg बासमती चावल की कीमत थी कल, जो मुझे पता चली। वो कीमत पिछली कीमत थी, उसके पास पिछली कीमत का स्टॉक मौजूद था, उसके हिसाब से वो 320 रुपये पर kg सेल कर रहा था। उसके मुताबिक जो नई कीमत है वो बढ़ चुकी है। 16,000 रुपये का थैला चावल का इस वक्त मार्केट में मिल रहा है, जिसकी वजह से कीमत 350-360 रुपये पर kg में आपको बासमती चावल आने वाले दिनों में मिलेगा। तो ये तीन वो चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा हैं। तो इकनॉमिक बहरान में एक फूड क्राइसिस की सूरत हाल पाकिस्तान ने ऑलरेडी पैदा कर दी है। इसके अलावा बिजली की कीमतें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब इस वक्त कमर्शियल यूनिट जो है वो 50 रुपये के लगभग पर यूनिट कमर्शियल की कीमत है,
और बिजनेस इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, आम दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनको बिजली की मद में बहुत ज़्यादा कीमत देनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इस वक्त ये इकोनॉमिक सिचुएशन जो बिल्कुल एक मतलब हर बंदे तक जिसका इम्पैक्ट पहुंचने वाली चीज़ें हैं उनमें ये कंडीशन है। बाकी मैंने डायपर्स की ऑलरेडी एग्जांपल दी है, और आप दूसरी चीज़ें उठा लें, आप व्हीकल्स की कीमत उठा लें, आप मोटरसाइकिल्स की कीमत उठा लें, हर चीज़ का रेट इस वक्त आसमानों को छू रहा है। तो इस वक्त गैर यकीनी की कैफियत में मज़ीद इजाफा इकोनॉमिक क्राइसिस ने पैदा किया। अब इसमें ये तो थी शेप्स, इसके अलावा भी हम बात करना चाहें तो बहुत ज़्यादा जितनी मर्ज़ी हम बात कर लें, हर चीज़ की कीमत इसी तरह बढ़ चुकी है। तो इसका सलूशन क्या हो सकता है? इसका सलूशन क्या हो सकता है? इसका सलूशन आपके इकोनॉमिक क्राइसिस का सलूशन आपके जो है ना वो बल्कि मैं इसके सलूशन की तरफ जाने से पहले आपसे ये भी आपके गुज़ार करना चाहूँगा कि आपको मज़ीद अभी तैयार रहना है। आपके महंगाई में एक बड़ा तूफ़ान यानी एक बड़ा रेला मज़ीद आने वाला है। वो कैसे होगा? आपके डॉलर के क्राइसिस की मेन रीज़न है कि आपका जो IMF है वो उसने अपनी एक मीटिंग करनी थी जिसके बाद पाकिस्तान को कर्ज़े की अगली किस्त मौसूल होनी थी, लेकिन वो मीटिंग क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पाकिस्तान ने उसकी पिछली डिमांड पूरी नहीं की। उसकी डिमांड्स के मुताबिक पाकिस्तान ने रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करना होता है और उसकी जो सब्सिडी है वो उसने कम करनी होती है। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट इस वक्त प्रैक्टिकली वैसी नज़र नहीं आ रही, और इस गवर्नमेंट के पास आवाम को दिखाने के लिए नेक्स्ट इलेक्शन में, जो कि 2023 इलेक्शन का साल है, आपको खुद भी इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से आइडिया होगा। पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हो चुकी है, KPK असम्बली डिज़ोल्व होने के करीब है, और नेशनल असम्बली में भी इस साल इलेक्शन होने हैं। तो ये साल इलेक्शन का साल है। तो गवर्नमेंट इलेक्शन में बैठने से पहले अपना हर पता इस्तेमाल करना चाह रही है, हर कार्ड को इस्तेमाल करना चाह रही है। तो वो उन शराइत के ऊपर IMF की उन शराइत के ऊपर पूरा उतरने से बहुत ज़्यादा गुरेज़ां हिचकिचा रही हैं। ज़ाहिर है कि वो जब शराइत पूरी करनी होंगी, सब्सिडीज़ उठानी होंगी, उसमें बिजली से भी सब्सिडी उठेगी, आपके पेट्रोल से भी सब्सिडी उठेगी जो थोड़ी बहुत आवाम को मिल रही है, और बहुत सी सारी चीज़ों से सब्सिडी जब उठेगी तो एक नया रेला महंगाई का आएगा। पेट्रोल यानी फ्यूल की प्राइसेस जब बढ़ेंगी तो ज़ाहिर है कि उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से मज़ीद चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो कोई भी स्टेप लेने से गुरेज़ है। आज गवर्नमेंट स्टेप लेती है, IMF अपनी मीटिंग अरेंज करती है, फ़ौरन से पहले इंटरनेशनल मार्केट में एक पॉजिटिव जो है ना पाकिस्तान की वाइब्स पाकिस्तान के लिए जाना शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिव जज्बात जाना शुरू हो जाएंगे, और उसकी वजह से डॉलर की प्राइस कम आएगी, रुपये की प्राइस थोड़ी सी बेहतर होगी, महंगाई में यकीनन कमी होगी। तो वैसे गवर्नमेंट ने चाहते हुए एक स्टेप तो लेने की कोशिश की है, और उसने अंदिया दिया है कि वो आने वाले दिनों में ये जो कमर्शियल यूनिट है बिजली का वो 80 से 85 रुपये कर देगी। तो उसकी वजह से यानी कि एक दफ़ा आवाम को महंगाई का मज़ीद सामना करना पड़ेगा, उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि वो बेहतरी की तरफ सूरत हाल जाएगी। एक तो ये काम होगा कि सब्सिडी को उठाएंगे, पेट्रोल के ऊपर से फ्यूल के ऊपर सब्सिडी उठाएंगे, फ्यूल की प्राइस ऊपर जाएगी। दूसरा काम जो करेंगे वो ये करेंगे कि जो बिजली के अंदर है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जैसे कि उन्होंने कहा है कि 80 से 85 रुपये पर यूनिट कर देंगे। बिजनेसिस को बहुत ज़्यादा बिजली की कीमत अदा करनी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने बिजनेसिस को रन करना है, उन्होंने नुकसान में नहीं जाना, उन्होंने उस चीज़ का बोझ भी आवाम पर डालना है। दो तरह से आवाम के ऊपर बोझ मज़ीद पड़ेगा, एक तो ये कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगी जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी और चीज़ों की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। दूसरा जो चीज़ होगा बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज़ का, जब बिजली की प्राइसेस बढ़ेंगी तो इंडस्ट्रीज़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, यानी कि प्रोड्यूस करने की कॉस्ट बढ़ेगी, चीज़ों को बनाने की कॉस्ट बढ़ेगी, जिसकी वजह से चीज़ों की कॉस्ट मार्केट में बढ़ेगी, और बिजनेसेस को बिजली की ज़्यादा जब कीमत अदा करनी पड़ेगी तो वहाँ पर भी उनका भी मार्जिन उनको बढ़ाना पड़ेगा अपना। तो आवाम को एक दफ़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना यकीनन करना पड़ेगा, और जिसके लिए मुझे आपको हम सबको जिसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। और अब ये देखना ये है कि ये गवर्नमेंट इस स्टेप के बाद, बिजली के स्टेप के बाद कोई स्टेप लेती है या नहीं, या ये बिजली का जो स्टेप इन्होंने लेना है वो इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम में लेना है या नया सेटअप आने के बाद लेना है। यानी कि ये IMF की मीटिंग कब होती है, तब होगी जब हम उसकी शराइत पूरी करेंगे। अब शराइत ये गवर्नमेंट पूरी करती है, अब शराइत जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट पूरी करती है या नई आने वाली गवर्नमेंट पूरी करती है, उसके बाद ही सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होगी। लेकिन असल पॉइंट यह है कि इस वक्त एक दफ़ा फिर महंगाई का तूफ़ान आएगा। उसके सलूशन में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं।
हमें उसके सोल्यूशन, हम अगर अपने लेवल पे बात करें कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें सबसे पहले तो बिजली का इस्तेमाल कम से कम करने की ज़रूरत है। आपकी और हमारी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आपकी बिजली के बिल ले जाते हैं। बिजली का इस्तेमाल एक तो बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है। दूसरा, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको सोलर एनर्जी के ऊपर अपनी बिजली को सारी ना से कुछ ना कुछ हिस्सा उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। सोलर एनर्जी लाजमी इस्तेमाल करें, इसी वजह से बिजली का बिल कम होगा। और दूसरी चीज़, जो फ्यूल हम हमारा रोज़मर्रा का जितना भी यूज़ है फ्यूल का, उसको हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। जो काम हम मोटरसाइकिल पे कर सकते हैं, हम उस गाड़ी पे करने की बजाय हम उसको मोटरसाइकिल पे कर सकते हैं। जो काम हम पैदल कर सकते हैं, उसको मोटरसाइकिल या गाड़ी पे करने की बजाय हम उसे पैदल करें। तो हम ये 2 तरह के अखराजात को अगर कंट्रोल करें तो अच्छा खासा हमारी चीज़ें, हमारे जो अखराजात हैं वो मैनेज होंगे। और एक और चीज़ कि अगर हम खुराक का ज़िया करते हैं तो हमें उसको कम से कम करने की ज़रूरत है। हम और अगर लग्जरीज़ में ज़्यादा अपना पैसे को इस्तेमाल करते हैं तो उसे हमें रोकने की ज़रूरत है। तो हमें अपने लेवल पे फ़िलहाल कुछ ऐसा ये करने की ज़रूरत है, फिर सूरत-ए-हाल काफ़ी बेहतर होगी। और गवर्नमेंट के लेवल पे क्या करने की ज़रूरत है? हुकूमती लेवल पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ है कि आप इलेक्शन का इनेकाद करवाएँ। जितनी जल्दी इलेक्शन की तरफ हम जाएँगे, उतनी जल्दी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँगी। नई गवर्नमेंट नए मैंडेट के साथ आएगी तो यकीनन उसके पास सियासी इस्तिलाह में उसको हम हनीमून पीरियड कहते हैं। तो कुछ अर्सा जो हनीमून पीरियड गवर्नमेंट का होगा, उसमें अवाम उसको मौका देगी गवर्नमेंट को। तो नई गवर्नमेंट ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ स्टेप ले सकती है, बड़े स्टेप ले सकती है। इस गवर्नमेंट से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बड़ा स्टेप लेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। तो नई गवर्नमेंट जितनी जल्दी आएगी, उतनी जल्दी हम स्टेप लेंगे, उतनी जल्दी हमारे डॉलर की सर्कुलेशन मुल्क में बढ़ेगी और उतनी जल्दी हम बेहतरी की तरफ जाएँगे। बाकी इंटरनेशनल मार्केट में इकोनॉमिक सूरत-ए-हाल क्या है, क्या नहीं, उस चीज़ का तो असर थोड़ा बहुत रहेगा ही। लेकिन जो असल चीज़ है, वो ये 2-3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि हमें अपने अखराजात को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दूसरा, सियासी तौर पे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इलेक्शन की वजह से मामलात आगे जाएँगे। दूसरा ये कि जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रेडिट रेटिंग है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। IMF की मीटिंग के अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देखी जा सकती है। यहाँ पे मैं इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र करूँगा कि इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान ने अच्छा वहाँ पे अपना जो केस पेश किया और $10 बिलियन की वहाँ पे हमें वादे वईद भी किए गए। लेकिन वो वादे वईद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के महीने में नहीं है। वो कोई उन्होंने हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करने पैसे कि जैसे चाहे हम यूज़ कर लें। वो हम उन्हें बाकायदा, वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी है। इंटरनेशनल बैंक्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी है। वो इन्वेस्टमेंट यहाँ के प्रोजेक्ट्स में करेंगे और प्रोजेक्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने प्रोजेक्ट की स्कीम बना के बाकायदा वहाँ पे देनी है। यानी कि हमारी खर्च करने की सलाहियत क्या होगी, और इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होगा। और आपके सामने जो सूरत-ए-हाल है प्रोविंसेस और फेडरेशन की जो आपस में टसल है, उसकी वजह से फ़िलहाल सूरत-ए-हाल अच्छी नज़र नहीं आ रही। $10 बिलियन हमें 3 साल में मिलने हैं। तो उसके लिए भी नए इलेक्शन, नया मैंडेट, नई गवर्नमेंट का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो $10 बिलियन भी हम तभी इस्तेमाल कर सकेंगे कि जब गवर्नमेंट नई होगी। तो ले दे के बाद जो फाइनल आती है वो आती है कि हमें इस वक्त जो सबसे मेन ज़रूरत है वो इलेक्शन की ज़रूरत है। तो इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह हर चीज़ बेहतरी की तरफ जाएगी। इसके साथ ही मैं इस वीडियो का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म कर